हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया प्लेटफॉर्म। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो सीरीज टारगेट करेगी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो पंजाब का है, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो इंस्पेक्टर की पोजीशन है उसके लिए हम लोग एक पूरी प्रॉपर सीरीज शुरू कर चुके हैं। उसमें कुछ लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको इस एग्जाम के जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसके रिगार्डिंग आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे इस चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम लोग चलेंगे आज के सेशन के ऊपर, जहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो लिए हैं आपके लिए और आप एमसीक्यू फॉर्मेट के ऊपर जो है आपने आंसर्स देने हैं और फिर देखना है कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे लैकिंग है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को एड्रेस करेंगे हम लोग सारी चीजों को। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखिए, क्रैक पीपीएससी इंस्पेक्टर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम जो है 2021 का, इसके लिए हम लोग क्या आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो कंपोनेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एग्जाम का दैट इज मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। तो एक चीज आप ध्यान से सुनिए कि जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको क्या है, आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आपको छोड़ना पड़ता है वो सवाल, जिसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता। आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, आपका टाइम बच जाता है, राइट। तो यहां पे हम लोग जो है सारे के सारे कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। थर्सडे, सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे इज द टाइम, इज द डे जब आपको क्लासेस मिलेंगी। 12:30 बजे क्लासेस शुरू होंगी, लाइव क्लास होगी। तो वहां पे दोपहर को 12:30 बजे हमारे इस इनिशिएटिव का बेनिफिट उठाइए एंड जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कीजिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। और देखिए, एग्जाम में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, फिर आगे जाके आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जाम में इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस आते हैं। इन 3 कैटेगरी के सवाल होते हैं, अंडरस्टैंड। जब आपको सिर्फ पेपर क्लियर करना है, मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंचना, तो आपको इजी मॉडरेट की तरफ सवाल करेंगे, आपका बन जाएगा काम। लेकिन अगर एक्चुअल आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाना है ना, क्योंकि एक्चुअल चीज तो मजा तो तभी आता है जब मेरिट लिस्ट में नाम आता है। उसके लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस का। इजी क्वेश्चंस हर सेशन के अंदर, मेरे हर सेशन के अंदर इजी क्वेश्चंस कम होंगे, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। कुछ नहीं आता तो उसको याद रखेंगे और कुछ आता है तो उसको अप्लाई करेंगे, राइट। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक होगा टू गेट योर पीडीएफ, वो लिंक के थ्रू आप क्लिक करेंगे, आप सीधा हमारे उस पोर्टल के अंदर लैंड कर जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ आपके हाथ में होगी, राइट। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मौलाना अबुल कलाम आजाद। He was twice elected president of Indian National Congress. He was the first education minister of independent India. आंसर क्या बताना है? Which of the following is are correct? ठीक है। सो आपको मैं एक ट्रेंड बताता हूं। ट्रेंड किसी भी एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे पर्सनालिटी बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो पर्सनालिटी बेस्ड सवालों में मेजरली जो पर्सनालिटी होती है, जो 1-2 सवाल पक्के होते ही हैं उन पर्सनालिटी से, जैसे कि आपको गांधी जी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा अंबेडकर जी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो सवाल है, ये सवाल आपको फिर टफ कैटेगरी में ले आएगा कि हाँ, अबुल कलाम आजाद के बारे में पूछा गया है, राइट। तो ये सवाल आंसर दीजिएगा, क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, सो आंसर क्या है? इसका आंसर यह है कि ही वॉज ट्वाइस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 बार ये इलेक्ट हो चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं कांग्रेस के। दूसरा, ही वॉज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। यस, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। इनफैक्ट इनके ऊपर नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे पढ़ेंगे हम लोग। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है। पहली बात तो यह है कि वो 1923 में पहली बार इलेक्ट हुए थे आईएनसी के प्रेसिडेंट, ठीक है। आईएनसी के प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हुए थे, राइट। फिर उसके बाद ये दोबारा इलेक्ट हुए थे सेकेंड टाइम, वो 1940s में हुए थे।
1940 में ये सिलेक्ट हुए थे, 1940 में। अच्छा, 1940 से लेके 1946 तक यही प्रेसिडेंट रहे। रीजन बीइंग क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 1940 से लेके 1946 तक आपको पता है बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी इंडिया के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद इंडियंस ने प्रोटेस्ट भी किया, जापानीज का एग्रेशन इंडिया के ऊपर था, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें, मुस्लिम लीग काफी एग्रेसिव रोल प्ले कर रही थी। तो इस टाइम पे आईएनसी का कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो 46 तक यही रहे। तो यस, ही वाज इलेक्टेड ट्वाइस, 2 बार ये इलेक्टेड हो चुके थे। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट इसीलिए है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1947 से लेके 58 तक, 1947 से 58 तक, 1958 तक एज अ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। तो कैबिनेट में एज ए एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने सर्व किया था 47 से लेके 58 तक। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब किया जाता है? नवंबर 11 को किया जाता है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये बर्थ एनिवर्सरी होता है 11 नवंबर। तो इस तरीके से ये मनाया जाता है। क्लियर हो गया? चलो, दिस वाज द एक्स्ट्रा पॉइंट दैट यू गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या स्टेटमेंट है? थोड़ा सा हम लोग पेन का, ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एंड लोकमान्य तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक, उनको ही लोकमान्य तिलक कहते थे, वॉज नेवर प्रिसाइडेड ओवर एन आईएनसी सेशन। कभी भी इन दोनों पर्सनालिटी ने प्रिसाइड नहीं किया आईएनसी सेशन को। दूसरा सवाल, आईएनसी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया है इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड से 10 to 15 सेकेंड से आंसर करने के लिए। आंसर दिस क्वेश्चन एंड वील देन डिस्कस, राइट? ओके, सो अगर बात करें सबसे पहले, ओके, वल्लभ भाई पटेल की, उन्होंने एक्चुअली आईएनसी सेशन जो है वो प्रिसाइड किया था। उन्होंने किया था आईएनसी सेशन को प्रिसाइड 1931 में। वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं लोकमान्य तिलक की, मतलब बाल गंगाधर तिलक की। तो ये कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बने। आप समझ गए? इनफैक्ट हाँ, बनना चाहते थे और बनने की कगार पे भी थे। 1907, 6, 5, मतलब 1905, 1906, 1907 वाज द टाइम पीरियड जब इनकी प्रेसिडेंटशिप के दावेदारी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अल्टीमेटली नहीं बन पाए। इनकी उससे पहले ही डेथ हो गई, मतलब 1920 में ये इनकी डेथ हुई थी। तो इससे मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये इनकी डेथ हो गई थी। तो इतना याद रखिए। तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट इज द आईएनसी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल। सिंपल स्टेटमेंट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट जब गलत हो गई तो यहां पे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, तो हम लगाएंगे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर, इस सवाल के ऊपर। सवाल का यही था कि तिलक तो कभी बने नहीं, ही नेवर बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, बट मैंने आपको बताया वल्लभ भाई पटेल 1931 में, मार्च के 1931 में ही प्रिसाइडेड ओवर द 46th सेशन ऑफ आईएनसी। कहां पे? जिसको हम लोग कराची सेशन भी कहते हैं। 1931 में कहां पे हुआ था? कराची में सेशन हुआ, तो उसको हम लोग कराची सेशन भी कहते हैं। विच वॉज कॉल्ड अपॉन टू रेटिफाई, मतलब उस सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। उसमें कौन कौन सी घटना थी? जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट जो था उसको पास किया गया। उस सेशन के अंदर गांधी इरविन पैक्ट को पास किया गया, मतलब रेटिफाई किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपको पता है लॉर्ड इरविन जो थे वो गांधी जी के पास गए थे और उन्होंने जो है
दोनों ने, मतलब गांधी और इरविन ने दोनों ने पैक्ट साइन किया, और उस पैक्ट में ये भी लिखा था, ये पैक्ट के अंदर ये भी लिखा कि आईएनसी मतलब गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल में। ठीक है, तो ये नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक इसको बुलाया गया था। कौन सी, किसको बुलाया गया था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी का कोई हिस्सेदारी नहीं रही। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी की कोई हिस्सेदारी नहीं रही। समझ आ गया? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में थी 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 तक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग सवाल पढ़ते हैं। 17 ईयर ओल्ड टीनेज गर्ल जिसका नाम था गाय दिन लियो, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको लीड किया इन 1932 में, एंड शी वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हर एज रानी गाय दिन लियो? किसने उनको रानी गाय दिन लियो कहा था, बुलाया करते थे वो? राइट, वॉज इट जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? हाँ जी, आंसर बताइएगा। आपके पास है 10 सेकेंड्स। ओके, आंसर दीजिए। अब ये क्वेश्चन है, जो आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। ठीक है, पता लग जाएगा कि नहीं आता है। राइट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो रानी गाय दिन लियो जो है, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 के टाइम पे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने एरिया में चलाया था। ठीक है, और इसको जो है इनकी यही चीज को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी गाय दिन लियो कहा था। जैसे एक टीनेज गर्ल है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर थी। ठीक है, और जिसने जो है ब्रिटिश राज के अगेंस्ट एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने रीजन में चलाया था। इनको जो है फाइनली 17 साल की 17 ईयर ओल्ड ये लीडर थी, और इनको जो है रानी गाय दिन लियो जो है ये बोला गया था नेहरू जी के द्वारा। शी वॉज अरेस्टेड इन 17 अक्टूबर 1932 एंड इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी। राइट, तो आप इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंपारण सत्याग्रह। गांधी वॉज रिक्वेस्टेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू लुक इनटू प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज यूरोपियन प्लांटर्स आर प्रैक्टिसिंग द 3 कथिया सिस्टम। थर्ड इज यूरोपियन प्लांटर्स डिमांडेड हाई रेंट। इसमें आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, सो आपके पास है 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, और फिर हम लोग इसको आंसर निकालेंगे। अच्छा, गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। पहला सवाल स्टेटमेंट, यूरोपियन प्लांटर्स 3 कथिया सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क, कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, या कोई और कर रहा था, और दे वर एक्सपेक्टिंग कि हमें हाई रेंट मिले। यूरोपियन प्लांटर्स, बताइए क्या आंसर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हाँ जी, देखिए पहला सवाल, पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। अब ये स्टेटमेंट जो है ना बहुत ही सिंपल, जिसने भी सरफेस लेवल पे पढ़ा होगा ना वो इसका आंसर दिखा सकता है, क्योंकि इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे जिन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया था। इनफैक्ट एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जी फार्मर्स जो है हमारे चंपारण के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं यूरोपियन प्लांटर्स की वजह से, क्योंकि यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं वो 3 कथिया सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं कि आपकी जितनी भी ज़मीन है उसमें आपको कुछ हिस्सा जो है उसमें आपको इंडिको उगाना पड़ेगा, लेकिन जनाब
मतलब वो जो राजकुमार शुक्ला है वो कहते हैं गांधी जी से कि सर हम कैसे हो गए, हमारी जमीनें जो एक टाइम पे इतनी उपजाऊ थी, इंडिको उगा उगा के हमारी जमीनें इनफर्टाइल होती जा रही हैं, राइट। तो ये राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहते हैं और गांधी जी कहते हैं चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। और गांधी जी ने फिर चंपारण सत्याग्रह करके फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एग्जाम्पल सेट किया था। चंपारण सत्याग्रह वॉज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट सीडीएम, ठीक है। और लास्ट इज यूरोपियन प्लांटर्स हाई रेंट डिमांड करते थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या बतानी है, गलत कौन सी है, तो गलत तो आपकी फर्स्ट ओनली ही गलत है, वन ओनली, राइट। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आपको मैं बस ये बता देता हूं, राजकुमार शुक्ला जो आए थे गांधी जी के पास और उन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया कि आप हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारे साथ आइए और हेल्प कीजिए। तीन कतीय सिस्टम में क्या था, तीन कतीय सिस्टम में कि आपको आपका जो 20वां हिस्सा है उसको उसमें से तीसरे हिस्से में, मतलब 3 पार्ट्स के अंदर 20 पार्ट्स में कि 20 पार्ट्स के अंदर जो है उसमें कम से कम 3 पार्ट के अंदर आपको इंडिको ग्रो करना पड़ेगा। इसके अलावा गांधी जी जो थे उनके साथ और भी लोग गए चंपारण सत्याग्रह करने, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, मजहूर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख एंड जेबी कृपलानी। आप एक चीज याद रखिए, ये जो 2-4 नाम और है ना, इनको याद रख लीजिएगा, इनको याद रख लीजिएगा। ये नाम ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ने को मिलेंगे, तो ये नाम आपने जरूर याद रखने हैं। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, उसके बाद महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर्स आर स्टार्टेड बाय whom among द फॉलोइंग। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर जो है वो किसने स्टार्ट किया था। अब ये न्यूज़पेपर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये आई वुड से दिस इज अ इजी क्वेश्चन। अभी तक ये पहला इजी क्वेश्चन है आपके सामने। तो लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, आंसर दीजिएगा, इसका आपके हिसाब से क्या आंसर बनता है। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए सिंपल, एनी बेसेंट जो है उनका ये दोनों था, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। अच्छा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे कि यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया वो किसका था, ठीक है। यंग इंडिया जो है किसका न्यूज़पेपर था, ठीक है। एनी बेसेंट आपको पता है। अच्छा, इन न्यूज़पेपर को पब्लिश करके एनी बेसेंट अपनी कैंपेन जो है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा कर रही थी। अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो चाहती थी कि देश में सेल्फ गवर्नमेंट आए। कौन से देश में, इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट आए। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, स्वराज। सेल्फ गवर्नमेंट आए, स्वराज आए, ठीक है, राइट। और ये जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था ये फुलफिल कर रही थी, लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी स्वराज होता क्या है, कैसे अचीव किया जा सकता है, थ्रू कॉमनवेल्थ एंड पब्लिक मीटिंग्स भी कर रही थी, कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही थी, और एक और था न्यू इंडिया के द्वारा। नाउ नेक्स्ट इज ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसको आपको एक जगह से नहीं पढ़ना, आपको 1-2 और जगह से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पता होगा, आपको और एनसीईआरटी के बारे में पता होगा, यहां से भी पढ़िएगा इसको, राइट। तो नेहरू रिपोर्ट पहला क्या है, डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्निंग डोमिनियंस, एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, थर्ड इज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, थर्ड इज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिकमेंडेशंस है नेहरू रिपोर्ट की, राइट। हाँ जी, आप बताइए क्या आंसर होगा। नाउ दिस इज अ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको नेहरू रिपोर्ट के
9 से 10 क्लॉजेस पता है अच्छे से, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. दैट इज वाई इट इज मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन. ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. आपके पास है 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, देखिए वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके फादर मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी अपने कुछ और साथियों के साथ. ठीक है, सो उसमें लिखा था डोमिनियन स्टेटस. बिल्कुल, दिस वाज अ क्लॉज दैट वाज देयर. ठीक है, अच्छा ये नेहरू रिपोर्ट बनाई किसने थी? मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू. ठीक है, अब इसमें बोला गया है डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस ये चीज जो है बहुत ही खराब लगी किसको? इन्हीं के बेटे को जिनका नाम था सन, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू. नेहरू. ठीक है, साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस को. सुभाष चंद्र बोस को, इन दोनों को बहुत बुरी लगी ये चीज, डोमिनियन स्टेटस. इन्होंने बोला अगर आपको आजादी ही चाहिए तो आप पार्शियल इंडिपेंडेंस क्यों ले रहे हो? आप फुल इंडिपेंडेंस की बात करो, पूरी आजादी की बात करो. तो ये चीज जो है, ये चीज उनको एक्सेप्ट नहीं थी, बट फिर भी नेहरू रिपोर्ट में तो थी. ठीक है, दूसरी बात, एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, एब्सोल्युटली रॉन्ग. सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया था नेहरू रिपोर्ट में, एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट. ठीक है. थर्ड, लिंग्विस्टिक प्रोविंस. ठीक है, बिल्कुल सही. तो 1 and 3 आर दी करेक्ट आंसर्स. आपको बताना था करेक्ट, तो 1 and 3 इज दी करेक्ट आंसर, आर दी करेक्ट आंसर्स. अब देखिए ये सारे क्लॉजेस हैं जिन क्लॉजेस को आप पढ़ सकते हैं. मेजर क्लॉजेस कौन से हैं? डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस की बात की गई. ठीक है, रिजेक्शन किया गया सेपरेट इलेक्शन का. ठीक है, जहां जहां भी मांग आ रही है कि सेपरेट इलेक्शन चाहिए, सेपरेट इलेक्शन चाहिए, वहां पे जैसे मुस्लिम से मांगे आ रही है ये, ठीक है, अलग अलग सेक्शन से मांगे आ रही है, तो वहां पे आप सेपरेट इलेक्शन की जगह रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए. राइट. तीसरा, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस. ठीक है. चौथा, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई. कहां पे की गई? नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई. उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर पे होगी और प्रोविंसेस पे होगी, उसकी बात की गई. नेक्स्ट इज फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स. देखो कौन सा, बहुत ही स्पेसिफिकली, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका था मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में. तो मुस्लिम लीग जो है वो कहती है हम लोग जो है तुम्हारी नेहरू रिपोर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने हमारी बात नहीं मानी नेहरू रिपोर्ट में. अब नेहरू रिपोर्ट वाले क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा क्लॉज इसमें डाल रहे हैं कि हम लोग इंश्योर करेंगे आपकी पूरी प्रोटेक्शन हो, कल्चर रिलीजियस इंटरेस्ट जो मुस्लिम्स के इंश्योर करेंगे. ठीक है, बट मुस्लिम लीग तब भी मतलब उनको था कि नहीं, वी डू नॉट एक्सेप्ट योर नेहरू रिपोर्ट बिकॉज रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्शन है. और साथ ही साथ ठीक है, वी आर ओके विद द सेपरेट इलेक्शन कि मत दो, बट हमें जो रिजर्वेशन चाहिए वो इतनी चाहिए, जितनी भी चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं थी. किसको? कांग्रेस को. ठीक है, तो इसीलिए मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे उन्होंने बोला वी डोंट एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ओन रिपोर्ट विच वी कॉल इट एज जिन्ना 14 पॉइंट, 14 पॉइंट जिन्ना. ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा. कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, थोड़ा इसको याद रखना. क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC. ये 1920s में फॉर्म हुई. इट वॉज ओरिजिनली फॉर्म टू गिव इंडियन रिप्रेजेंटेशन एट लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो दिस क्वेश्चन इज द टफ क्वेश्चन. टफ क्वेश्चन है, देखते हैं आपका आंसर आता है कि नहीं आता. दिस इज अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, तो आंसर दीजिएगा, इसका क्या आंसर है? What should be the correct answer? 1920 में बनी थी.
ओके 1920 में बनी थी AITUC, बिल्कुल बनी थी। और ये ओरिजिनली फॉर्म इसलिए की गई थी ताकि जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो वो ये करे, कहां पे करे, लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, ILO में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ये है दैट जो लाला लाजपत राय हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं और दीवान चमन लाल जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे AITUC के। लाला लाजपत राय फर्स्ट प्रेसिडेंट, दीवान चमन लाल जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। बाकी 1920 में जब ये बनी ना, ये यूनियन थी, तो इसने जैसे खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील वर्कशॉप हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा हड़तालें की थी, स्ट्राइक्स की थी। और ये स्ट्राइक्स किसका हिस्सा था? ये स्ट्राइक हिस्सा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। समझ गए आप? तो आप याद रखेंगे इसको, ठीक है, राइट। अब मुझे ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीतिलाल वाडेकर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये प्रीतिलाल वाडेकर, इनके बारे में बताइए। शी वॉज इन्वॉल्व इन चिटागोंग आर्मरी रेड, शी वॉज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हाँ जी, आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के अंदर आप आंसर दीजिएगा। हाँ जी बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हाँ, तो पहला आंसर जो है, देखिए इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्रीतिलाल वाडेकर जो थी, शी वॉज इन्वॉल्व इन चिटागोंग आर्मरी रेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सूर्य सेन, आपको नाम पता होगा, नहीं पता तो सूर्य सेन का नाम याद रखेंगे। सूर्य सेन वॉज द लीडर ऑफ दिस चिटागोंग आर्मरी रेड, ठीक है। दूसरी बात, शी वॉज मेंबर नहीं, वो उनकी उससे पहले ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये तो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात है, ये तो 1933-34 में इनकी डेथ हो जाती है। तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ओनली शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला सही है, लेड बाय द फ्रीडम फाइटर सूर्य सेन, जो मैंने आपको बताया। प्रीतिलाल वाडेकर सूर्य सेन के साथ ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सूर्य सेन के साथ। और निर्मल सेन भी थे जो इस पर्टिकुलर चिटागोंग आर्मरी रेड को लीड कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो डेथ है वो आपको पता है कि प्रीतिलाल शी कंज्यूम्ड साइनाइड बिफोर द ब्रिटिश पुलिस कुड कैप्चर हर। मतलब 1932 में जो कार्रवाई वो कर रही थी अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो उसी टाइम पे पुलिस वाले पकड़ने से पहले ही उन्होंने अपना साइनाइड कंज्यूम कर लिया और उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ओके, आचार्य JB कृपलानी के बारे में सवाल है, आंसर दीजिएगा। He opposed the Quit India movement and left the Congress for the brief period in 1942. He was the president of INC when India has gained independent. ठीक है, आप JB कृपलानी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। किसके साथ पढ़ा है आप खुद कमेंट में बताएंगे। कब हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, दूसरे में पढ़ा JB कृपलानी के बारे में। तो आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हाँ जी बताइए। ओके, नाउ ही अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो पहले भी पढ़ा है कि ही वॉज सपोर्टर ऑफ गांधी जी, ही वॉज सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। यस, इट इज करेक्ट आंसर। सो आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर शुड बी सेकेंड ओनली, ठीक है। अरे इन्होंने तो इनफैक्ट ये क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पे, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये जेल भी गए थे, ठीक है, कांग्रेस के सपोर्ट में। सो ये जेल भी वहां पे गए थे, राइट। सो आज के इस सेशन के अंदर हमने इतना ही पढ़ना था। आई वॉन्ट यू कि आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाएं ताकि हम भी बहुत ज्यादा मोटिवेट रहे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस सिलेक्ट करना, उनको PPTs में लेकर आना, उनको सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना, इट टेक्स एफर्ट्स, इट टेक्स मोटिवेशन ऑल्सो। वी आर मोटिवेटेड वेल, बट आपका रिस्पॉन्स देखना जरूरी होता है। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाएंगे, जितना ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे मोटिवेशन को और बूस्ट करेगी। हम बेस्ट आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने के लिए अभिपीडिया की टीम आपके पीछे है।
आप सिंपल इतना कीजिए, पीडीएफ को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और दूसरा, कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं इस लेक्चर के नीचे। ठीक है, थैंक यू।